So welcome guys, welcome to my channel. In this video, I will be talking to you about our new chapter that is States of Matter. मैं आज दोनों हाथ को खाली रख के आई हूँ आपके पास और मैं एग्जैक्टली आज आपको इंट्रोडक्शन की बात करूंगी, ठीक है ना। आज आपको एक नई चीज से इंट्रोड्यूस कराऊंगी। पता है क्या, आज मैं आपको कुछ मोरल वैल्यूज दूंगी। यहाँ पे क्या मोरल वैल्यूज, देखो ये कुछ वैसा मोरल वैल्यूज नहीं है कि जो आप अपने लाइफ में यूज कर पाओ। ये है एक ऐसा मोरल वैल्यू जो आप केमिस्ट्री के हर एक एस्पेक्ट में या फिर आप फिजिक्स के भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो भी आपको बहुत काम आएंगे। ये कुछ ऐसा मोरल वैल्यू है और ये मोरल वैल्यू किससे रिलेटेड है? ये मोरल वैल्यू है नीट और जेई जैसे स्टूडेंट्स की रियलिटी से रिलेटेड। समझ रहे हो? तो चलो आपको मैं पहले इंट्रोडक्शन से अवगत कराती हूँ। तो पहले आप इंट्रोडक्शन लिखो। यहाँ पे कोई नोट्स भी मत डालना क्योंकि ये क्या है, एक मोरल वैल्यू है। तो यहाँ पे आप मोरल वैल्यू भी लिख सकते हो। तो ये मोरल वैल्यू कुछ ऐसा है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? रियलिटी ऑफ नीट एंड जेईई स्टूडेंट्स के बारे में। देखो मैं आपको बताती हूँ क्या होता है जब आप नीट या जेईई का एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। तो जब आप नीट या जेईई का एग्जाम क्रैक कर लेते हैं ना, मतलब कि आप पास कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? आप नीट और जेईई का एग्जाम पास कर लेते हैं। ओके, मानते हो? चलो एक पास कर लिया आपने। अब नीट का एग्जाम पास करने के बाद आपको क्या लगता है कि लोग, आपके आसपास के लोग अप्रिशिएट करेंगे? यस ऑफ कोर्स करेंगे और जरूर करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, करते हैं। पर इतनी अप्रिशिएशन नीट और जेईई वाले स्टूडेंट्स को काम नहीं आती। उनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? उनको चाहिए होता है कि अब उनको और ज़्यादा अप्रिशिएशन चाहिए। वो आसपास के लोगों से नहीं, अब ऑल इंडिया के लोगों से अप्रिशिएशन चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं? सोशल मीडिया में घुस जाते हैं। क्या करते हैं? सोशल मीडिया में घुस जाते हैं। और सोशल मीडिया में घुसते ही उनको ज़रूरत होती है फैंस की। वो अपना एक टोरा क्रिएट करना चाहते हैं जिससे उनकी एक फेम बन सके, है ना। तो उनको क्या चाहिए? टोरा चाहिए, मतलब एक गाड़ी लेके घूमना और मेरे पीछे और लोग फॉलो करें मुझे। इस तरह का टोरा लेके वो घूमते हैं, मतलब फेम ये लेके घूमते हैं। आगे क्या होता है? जब वो इतना फेम पा लेते हैं तो कुछ लोग क्या होते हैं, इतने फेम से भी सेटिस्फाई नहीं होते। उनको अब लगता है कि अब उनके लाइफ में एक ऐसा मोड़ आ चुका है, जैसे कि हर एक नीट और जेईई के स्टूडेंट्स में आता ही है। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत तो प्रेशर रहता ही है, इतना फेम इतना कुछ रहने में। हर एक खुशी के पीछे एक डिप्रेशन का भी वजह रहता है और बहुत लोग इसकी सेटिस्फेक्शन कहाँ पे जाके करते हैं, या फिर उनके पास बहुत फैन फॉलोइंग या बहुत लोग उससे कंसिस्टेंटली जब उनसे बातचीत कर लेते, देख लेते, तो उनको ज़्यादा सेटिस्फाई और लगता नहीं है। मतलब काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी जो है वो फिर उतनी अच्छी नहीं रहती। मतलब उनको कुछ ना कुछ नया करने को उनको मन करता है। अब वो देखते कि इतना भी उनके लिए काफ़ी नहीं है। अब वो जाते हैं बार में। और आप देख लेना, ये चीज़ न्यूज़ रिपोर्ट में भी पाई गई है। क्या पाई गई है कि कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स जो है वो कुछ अलग अलग खराब चीज़ों का सेवन कुछ ज़्यादा ही करते हैं ड्यू टू दे गेट मेंटली डिप्रेस्ड। बट इट्स ओके, मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहती। बस ये बोलना चाहती हूँ कि वो लोग ज़्यादा खुशी की वजह से वो अब कहाँ जाना स्टार्ट कर देते हैं? बाहर जाना स्टार्ट कर देते हैं। अब बाहर जाने के बाद क्या होता है, कुछ लोग तो चलो अच्छी बात है कि जस्ट अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए देख लिया ऐसा, इस टाइप के एंजॉयमेंट को कोई दिक्कत नहीं। पर अगर कोई वहाँ पे अलग टाइप के नशे करने लग जाता है तो मतलब उसकी डोपामिन लेवल, पास होने की डोपामिन लेवल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता उसने कब नीट का एग्जाम क्रैक किया और उसको कितनी खुशी मिली, उससे ज़्यादा खुशी उसको बाहर में मिलती है। और जब वो इतना खुशी ले लेता है, लास्ट में उसको ज़रूरत पड़ती है, उसको ऐसा दिखता है, उसको ऐसा प्रतीत होता है कि अब मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूँ। और जब वो डॉक्टर बनता है और फिर लास्ट में डॉक्टर नहीं, सिर्फ डॉक्टर ही नहीं यार, ऐसा नहीं, जेईई वाले स्टूडेंट्स भी लास्ट में उनको अपनी जॉब मिलती है और इस जॉब से उनके एटीएम में पैसा आता है। क्या आता है? एटीएम में पैसा आता है। और ये जितनी भी बात मैंने कही ये सारी किसकी टर्म्स है? प्रेशर का टर्म्स है। और ये बात मैंने क्यों करी? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक एटीएम में जितने पैसे है उसकी एक वैल्यू नीट में पास करने से कई गुना ज़्यादा है। क्या बोला मैंने? एक एटीएम की वैल्यू पास करने से बहुत ज़्यादा है। मतलब अब इस पास को अगर मैं थोड़ा खोल के लिखूँ तो इस पास का मतलब मैं क्या बोलना चाहती थी? पास्कल। पास्कल। ओके, अब इस पास्कल से कितनी गुना ज़्यादा है? अगर मैं एक एटीएम को लूँ तो, अगर ये मैं एक एटीएम को लेती हूँ तो कितनी ज़्यादा है?
ये है 10 टू द पावर 5 टाइम्स ऑफ पास्कल ज़्यादा। समझ गए? और आगे बात करते हैं, इसको पास्कल को पीए से भी डिनोट करते, तो इसलिए मैंने पीए लिख दिया। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे मैंने टोरा बोला था, टोरा मैंने जानबूझ के बोलता जिससे मैं यहाँ पे इसको टॉर लिख सकूँ। ये आप खुद भी लिख सकते हो अपने नोटबुक में, सो दैट आपको रियलिटी के साथ साथ आपको प्रेशर के टर्म्स भी याद हो जाए। अच्छा, ये टोरा आपको क्या बताता है? ये आपको ये बताता है कि एक एटीएम प्रेशर में कितना टोरा होता है, मतलब कितना गुना आपको टोरे की जरूरत पड़ती है, कितनी फेम की जरूरत पड़ती है भाई? 760, 760 टोर। ओके, इसको आप 76 mm HGB लिख सकते हो, 760 mm ऑफ HGB लिख सकते हो। वो सेम होता है, टॉर और mm का केस जो होता है वो क्या होता है? सेम होता है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो 760 mm ऑफ HG और m ऑफ HG भी लिख सकते हो। ओके, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी ध्यान दो, ये चीज़ आपको पता ही है वैसे तो। आगे बात करते हैं बार की। अब आपको, और ये बार जो है ये आपको बहुत इजीली पता है कि किसका टर्म है। आपको एक बात बताऊं क्या, जब कोई इंसान किसी नशे में होता है ना, तब उसकी डोपामिन लेवल बाकी सारे खुशियों से बहुत ज़्यादा होती है। और ये चीज़ आपने भी देखी होगी, आप में मोबाइल एडिक्शन या किसी भी दूसरी चीज़ों की एडिक्शन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नीट का एग्जाम पास करने से। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि उसकी जो चीज़ है, मतलब ये जो खुशी है, ये इन खुशियों से भी ज़्यादा उनको ज़्यादा भाती है। तो मतलब इसकी वैल्यू पता है क्या है? 0.1%, 0.01%। मतलब कि सॉरी, यहाँ पे 1.01 लिखो, 1.01। आपको लग रहा होगा इससे भी ज़्यादा, एटीएम से भी ज़्यादा, पर आप मुझे एक बात बताओ, एक एटीएम, ऑफ कोर्स यहाँ पे ज़्यादा ही वैल्यूज़ लिखनी है मुझे, एक एटीएम इज इक्वल टू 0.01, मतलब उसकी खुशी और ये बार की खुशी, दोनों की खुशी बिल्कुल ठीक ठाक है। समझ रहे हो ना आप? मतलब कुछ लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि वो पैसे की फिक्र ना करके बस बार में जाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे वो कुछ वैसा ही केस है, यहाँ पे आपको बार लिखना है। ओके, आगे देखो, ये जो चीज़ है ना, ये आपको बताती है कि 1 एटीएम जो है, अगर मैं इसको खुल के लिख के बताती हूँ तो बताती हूँ मैं आगे। पहले ये देख लो कि एक एटीएम को पाने के लिए इतने गुना आपको क्या करना है? पास्कल में प्रेशर लगाना है। दूसरी बात, 1 एटीएम को पाने के लिए 760 टॉर की जरूरत पड़ेगी। 1 एटीएम को पाने के लिए 0.01 बार प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हो? इस तरह से प्रेशर क्या है? डिफरेंशिएटेड है। तो ये सारे के सारे जितने भी टर्म्स आपको पढ़े, ये सारे के सारे प्रेशर के टर्म्स है। अगर मैं इसको सिंगल लाइन में लिख के बताऊं तो क्या बताऊंगी मैं? एक काम करती हूँ, आप इसको नोट करो पहले, फिर मैं इसको अच्छे से यहाँ पे प्रेशर के साइड में लिख के बताती हूँ। ओके, तो इसको ट्रिक के हिसाब से याद कर लेना। तो अब बात करते हैं प्रेशर के क्या क्या टर्म्स मैंने बताए। मतलब 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01 बार। फिर क्या बताया मैंने? उसके बाद टोरा 760 टॉर इज इक्वल टू पास्कल, 10 टू द पावर 5 टाइम्स ऑफ पास्कल। बस इतना सा याद रखो, सारे प्रेशर के क्वेश्चन ऐसे झट से आ जाएंगे आपके, और ये सारे के सारे चैप्टर्स में अप्लाई होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको इस चैप्टर में भी देखने को मिलेगा और थर्मोडायनेमिक्स के जैसे चैप्टर्स में। तब आपको W इज इक्वल टू PV की वैल्यू निकालते वक्त आपको अलग अलग वैल्यूज का इस्तेमाल करके करना पड़ेगा। दूसरा हम लेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम है ना दोस्त आपको, अच्छा टॉर्क को भी आप क्या लिख सकते थे? 760 mmHg। दोनों सेम टर्म है। ओके, दोनों सेम टर्म है। दूसरी बात हम वॉल्यूम की करते हैं। वॉल्यूम में ना आपको 3 चीजें देखने को मिलेगी, आप बहुत कंफ्यूज हो गए 3 चीजों में। एक होगा मीटर क्यूब, दूसरा होगा लीटर, तीसरा होगा मिलीलीटर। इतना तो हर एक बच्चे को पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 टाइम्स ऑफ मिलीलीटर। ठीक है ना? 1000 मिलीलीटर से 1 लीटर बनता है, ये आपको भी पता है। तो ये तो हर किसी को पता है, पर क्या आपको पता है कि लीटर से भी ज्यादा वैल्यू किसकी है? मीटर क्यूब की। किसकी? मीटर क्यूब की, क्योंकि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 मिलीलीटर। 3 लीटर मतलब जितनी वैल्यू इसकी उससे ज्यादा इसकी, मतलब 1 मीटर क्यूब से इतना अगर लीटर बनता है तो इतने लीटर का कितना मिलीलीटर होगा? सेम इसको और भी मल्टीप्लाई कर दो 10 टू द पावर 3 से, कर दिया तो इससे क्या पता चल गया? 10 टू द पावर 6 मिलीलीटर। इससे क्या पता चलता है कि 1 मिलीलीटर में 1 मीटर क्यूब में इतना पावर है कि वो 1000 लीटर के बराबर है। क्या बोला मैंने? वो 1000 लीटर के बराबर है। और 1 लीटर में कितना पावर है? वो
कितने गुना 1000 मिलीलीटर के बराबर है। और 10 टू द पावर 3 टाइम्स ऑफ लीटर मतलब इतना लीटर मिलीलीटर। थोड़ा सा ना अच्छा लगता है इसको समझने में, क्योंकि इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इस तरह का आंसर देखने को मिलेगा। हाँ, अच्छा आगे बात करते हैं, आप इसकी दूसरे नाम भी क्या क्या होते हैं, मतलब ये सेम चीज में अगर आपको कोई दूसरी टर्म्स दिख जाए तो आपको कैसे टैकल करना। देखो इस लीटर को अगर आपको कभी कभी डराया जा सकता है, किस तरह से डराया जा सकता है, आपको डीएम स्क्वायर से डराया जा सकता है। कैसे? डीएम स्क्वायर। अगर आपको डीएम स्क्वायर और लीटर का टर्म दिख जाए तो मान लो कि दोनों एक ही टर्म है, मतलब 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 टाइम्स ऑफ डीएम स्क्वायर। दोनों का मतलब सेम होता है, लीटर एंड डीएम स्क्वायर आर सेम क्वांटिटीज। ओके, और मिलीलीटर एंड सीसी, क्या बोला? मिलीलीटर एंड सीसी आर सेम क्वांटिटी। क्या है? ये लोग सेम क्वांटिटी में आते हैं। ओके, समझ में आ गया? अच्छा, एक और बात, ये जो चीज मैंने बताई इसमें अगर आपको याद नहीं होता डीएम स्क्वायर लीटर में आता है कि नहीं, तो आपके पास एक और वो है, मतलब आपका दिमाग भी है, वो जो चीज काम में आएगी यहाँ पे। डी को बोलते हैं डेसी या फिर डेकामीटर, ठीक है ना। डेकामीटर जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए होती है और डेसीमीटर नेगेटिव वैल्यूज के लिए होती है। तो यहाँ पे डी से आपको पता चल रहा है डेका टर्म्स 10 को रिप्रेजेंट करता है। अगर 1 मीटर 10 के इक्वल हो गया, 10 डीएम के इक्वल हो गया, तो 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा? 10 टू द पावर 3 टाइम्स ऑफ डीएम क्यूब। समझ लो, इस तरह से इसको बताया गया है। ओके, तो इसको भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, पर इतना ही टर्म वॉल्यूम के लिए काफी था। एक और आ जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर तो आपको पता ही है, टेम्परेचर इज इक्वल टू 273 केल्विन, और सेल्सियस में अगर करोगे तो 1 डिग्री सेल्सियस, एंड 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। मतलब एक सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट होने के लिए एक सेल्सियस को 273 से प्लस करना है, मतलब ये वाला रिलेशन। अगर आपको क्या बोला है, आपको डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और आपको केल्विन में आंसर निकालना है, तो आपको क्या करना है, आपको उसमें 273 ऐड करना है। तो केल्विन की ये ज्यादा पावर है। ओके, केल्विन इज ग्रेटर देन डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों बहुत हो गई मोरल वैल्यूज की बातें, अब हम चैप्टर एक्चुअल में स्टार्ट करेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर में आपको सबसे पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस देखने को मिलेंगे। आप जब अपनी बुक खोलोगे ना तो आपको दिख जाएगा। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की गई है? यहाँ पे वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की गई है। किसकी? पहले तो आप नोट्स एक ही हेडिंग लगाइए और फिर लिखे वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ध्यान देना मेरी बात। वैन डर वाल फोर्स जो है ना वो बहुत ज्यादा वीकेस्ट फोर्स है। कैसा फोर्स है? बहुत ज्यादा वीकेस्ट फोर्स। आपको मैंने ये चीज सेम चीज जो है सॉलिड स्टेट के टेबुलर फॉर्म में भी आपको पढ़ाया था। अगर आप मेरे वीडियोस में कंसिस्टेंट नहीं है तो प्लीज जरा जाके एक बार देखो, तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पे भी मैंने वैन डर वाल फोर्स की बात की थी। वैन डर वाल फोर्सेस में आपको डाइपोल मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे, नॉन डाइपोल इंड्यूस्ड, ये सारे के सारे फोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे। कोई बात नहीं, अगर नहीं पता तो यहाँ पे आपको डीपली पढ़ाया जाएगा कि जो वीक फोर्सेस है उनकी कितनी क्लासिफिकेशन है। ये जितने भी आपने वीक फोर्सेस देखे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को छोड़ के, वो सारे के सारे फोर्सेस वैन डर वाल फोर्सेस में आते हैं और वो हम सब देखेंगे। और वैन डर वाल फोर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आती है, भले ही वो वीक फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पर इन सारे के सारे कैटेगरी में जितना ज्यादा, अगर मैं हाईएस्ट बॉन्डिंग की बात करूं इन सारे वीकेस्ट बॉन्डिंग में से, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को जाता है। बस यही डिफरेंस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। अच्छा, बात करते हैं वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। क्या आप बोला मैंने? इट इज अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैं FOA से रिप्रेजेंट करूंगी। ओके, यहां पे मैं V से नहीं, इस चीज को मैं FOA से रिप्रेजेंट कर रही हूं। तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अच्छा, इसका कोई डायरेक्शन होता है? नहीं, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। इट हैज नो डायरेक्शन। क्या? इट हैज नो डायरेक्शन, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। अच्छा, ये क्या है? किसके बीच में अट्रैक्शन होती है? यहाँ पे
मॉलिक्यूल के बीच पे क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। जब दो मॉलिक्यूल के बीच पे अट्रैक्शन होता है, इस अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज एन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, अच्छा देखो ध्यान देना, अब मैंने दो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात की, मतलब दो मॉलिक्यूल होंगे और दोनों मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे। अब जो मैंने इन दोनों मॉलिक्यूल्स की बात करी, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स है ये देखो, ध्यान देना, ये मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे है। देखो ये है दो मॉलिक्यूल, सपोज करो ये है ए, ये है बी। अब इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रही हूँ, मतलब इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। ओके, अब देखो ये जो ए और बी है, ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये कितने टाइप के हो सकते हैं, 3 टाइप के हो सकते हैं। ऐसा क्यों हो सकते हैं, क्योंकि ये ए और बी जो है वैन डर वाल्स फोर्स में, इन्हीं दो मॉलिक्यूल के पर्सपेक्टिव में ये वैन डर वाल्स फोर्स क्या होती है, सब डिवाइडेड होती है। क्योंकि अगर मॉलिक्यूल अलग हो गया तो फोर्स अलग हो जाएगा, समझ रहे हो। तो मतलब इसके कितने टाइप्स होंगे, ए एंड बी कैन बी, यहाँ पे लिखे आप, ये कितने टाइप्स के हो सकते हैं जिसकी वजह से वैन डर वाल्स फोर्सेस चेंज हो जाते हैं। पहला तो है ये आयनिक हो सकते हैं, जैसे कि NaCl है ना, ये सब आयनिक हो सकते हैं। दूसरी बात, ये पोलर हो सकते हैं। मैंने आपको पोलर मॉलिक्यूल्स बहुत अच्छे से पढ़ाया था, जिसकी डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं होती, और जिसकी डाइपोल मूवमेंट 0 होती है वो, अच्छा जिसकी डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं होती तो मतलब उसमें डाइपोल मूवमेंट होता है। तो ऐसे पोलर मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे पोलर मॉलिक्यूल्स क्या मतलब कौन से फोर्सेस लगाते हैं, डाइपोल फोर्सेस। तो यहाँ पे आप डाइपोल तो लिख ही लो। तीसरी बात, अब अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो वो क्या लगाते हैं, वो लगाते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या, इंड्यूस्ड डाइपोल। उनको जबरदस्ती डाइपोल लगवाना पड़ता है अगर वो आयनिक के कांटेक्ट में आ जाता है। तो कभी कभी कोई दूसरा डाइपोल भी उसको हेल्प कर देता है उसको डाइपोल क्रिएट करने में। मतलब यहाँ पे कौन सा फोर्स आता है, इंड्यूस्ड डाइपोल। या कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल अगर दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ कनेक्ट होता है तो भी नॉन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल वाली जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाती है। तो कोई बात नहीं, अब पहले लिख लो, फिर मैं आपको इसको गहराई से पढ़ाऊंगी। अब देखो, अब हम फोर्सेस को पढ़ेंगे, पहले तो समझ लो कैसे पढ़ेंगे। आप जब छोटे थे तब आपको प्रोबेबिलिटी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपने मैथ्स में देखे थे, वहाँ पे आपको बताया गया था कि अगर किसी कॉइन को ऐसे उछाला जाए तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब कि इसके आने की पॉसिबिलिटीज क्या है। आप क्या करते थे, पहले हेड टेल टेल हेड 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 टेल टेल ऐसे करते थे, मतलब कि आप चारों पॉसिबिलिटीज निकालते थे। पहले एक को दूसरों के साथ करते थे और फिर उसको ही उसके साथ करते थे, ऐसे करते थे कि नहीं। तो यहाँ पे भी आपको क्या करनी है, पॉसिबिलिटीज निकालनी है, ठीक जिस तरह से आप उसको करते थे। देखो यहाँ पे एक रूल है, क्या रूल है कि आयन आयन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। क्या, आयन आयन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो हो गया तो ये और वैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेगा, ये फिर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तरफ चला जाएगा। समझ रहे हो ना। तो अब हम 3 चीजों की बात करेंगे। पहले क्या, आयनिक पोलर, आयनिक नॉन पोलर, पोलर पोलर, पोलर नॉन पोलर, वापस हाँ, आयनिक पोलर, आयनिक नॉन पोलर, फिर पोलर नॉन पोलर, फिर पोलर पोलर और नॉन पोलर नॉन पोलर। समझ गए, ये सारे पॉसिबिलिटीज इसमें पॉसिबल है, ठीक है ना। और हर एक को हम डीपली समझेंगे, इतना भी ज्यादा डीप नहीं है यार, मैंने सब बता ही दिया तुमको, तुम खुद भी निकाल सकते हो वैसे तो वीडियो को शुरू करते हैं अपने पहले डाइपोल मूवमेंट से, पहले वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। पहले मैंने क्या बोला था, आयन और पोलर, है ना। तो आयन पोलर को लेते हैं, चलो। अब आयन मैंने क्या बोला था, Na, तो Na को ही एग्जाम्पल में ले लेते हैं, एग्जाम्पल होना चाहिए ना इसका। एक होता है आयन जो कि है Na, और पोलर कौन सा फोर्स लगाएगा, डाइपोल मूवमेंट वाला, डाइपोल फोर्स लगाएगा। यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट का फोर्स एक्ट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप आयन पोलर नहीं लिखोगे, यहाँ पे आयन डाइपोल लिखोगे। ओके, ऐसे मत लिखना है यहाँ पे आप कभी भी पोलर नॉन पोलर मत लिखना है। इसमें आपको फोर्सेस बताने कि कितने टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ये पोलर जो है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि डाइपोल जो टर्म है वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला टर्म। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आयन डाइपोल। ओके, और डाइपोल किसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, पोलर को। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पोलर मॉलिक्यूल क्या था, अच्छा आपको नहीं पता तो आप जाके मेरा केमिकल बॉन्डिंग के लिए थोड़ा सा वेट करो, अभी तक मैंने बनाया नहीं वीडियो, तो बना लिया होगा तो तब देख लेना, अगर आप लास्ट में लेट में देख रहे हो मेरा वीडियो तो, है ना। बात करते हैं Na की बात।
तो पोलर जो है वो क्या है, पोलर कंपाउंड H2O है। अगर नहीं पता तो मैं एक बार लास्ट बता रही हूँ, समझ लो। H2O इस तरह से ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, यहाँ पे नहीं, नीचे की तरफ कनेक्टेड है इस तरह से, और यहाँ पे उसके दो पोलर बॉन्ड्स है। और आपको पता है जब इस तरह से कनेक्शन होता है, और आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। ये क्या है, डाइपोल है, नेगेटिव डाइपोल, और नेगेटिव पॉजिटिव को खींचती है, इस तरह से खिंचाई होगी दोनों की। और ये जो ये लोन पेयर है ना, ये भी अपने को यहाँ पे खींचती है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये पूरा का पूरा ऊपर की तरफ जा रहा है नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे कोई भी कटिंग नहीं हो रही, मतलब कोई भी यहाँ पे कैंसिल आउट वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो यहाँ पे कोई कैंसिल आउट वाली चीज़ नहीं होगी। इससे क्या पता चलता है, म्यू जो है, म्यू की वैल्यू क्या है, नॉन जीरो है, मतलब ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। कोई बात नहीं, आप वेट करो, सब्र करो, आपको ज़रूर इसका फल मिल जाएगा मीठा वाला मेरे वीडियो के थ्रू। ओके, बात करते हैं आयन डाइपोल की। तो यहाँ पे जो एग्जांपल्स हो जाएंगी Na एंड H2। यहाँ पे किस तरह का फोर्स दिखता है पता है, देखो ऐसा दिखता है। यहाँ पे Na लगा दो आप, जो कि पॉजिटिव चार्ज है, इसको एक सर्कल में डाल दो। यहाँ पे एक H2O, यहाँ पे ऐसा इस तरह सा फोर्स दिखेगा। यहाँ पे O दो हाइड्रोजन को पकड़ के एक फोर्स क्रिएट करेगा, बिल्कुल इस तरह का फोर्स आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि पिक्चर में आपने देखा है ना, विलन लोग आ जाते हैं मोटरसाइकिल लेके चारों तरफ हीरो के पास, उसी तरह से यहाँ पे भी आपको अलग अलग टाइप के ऑक्सीजन जो कि हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होता हुआ दिख जाएगा। इस तरह से सारे मॉलिक्यूल्स कनेक्ट होंगे। इस फोर्स को क्या बोलते हैं, पोलर आयन डाइपोल फोर्सेस। तो आप इसको लिख लो, मैं इस चीज़ को मिटाने वाली हूँ अभी। ओके, चलो तो अब बात कर लेते हैं सेकेंड पॉइंट की। अब हम क्या करेंगे, आयन डाइपोल कर लिए, अब आयन नॉन डाइपोल मतलब आयन इंड्यूस्ड डाइपोल की बात करेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया कि नॉन डाइपोल मतलब आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। ओफो, अब ठीक है। ओके, तो इंड्यूस्ड डाइपोल को हम क्या बोल सकते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अच्छा, और क्या इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, आयन में भी मैंने बताया Na हो सकता है, और क्या इंड्यूस्ड डाइपोल में मैं क्या बोलूँगी, Na+ लिखो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने को, क्योंकि ये बताता है कि ये Na+ के साथ रिएक्ट हो रहा है। आगे बात करते हैं आयन डाइपोल की। यहाँ पे आयन डाइपोल मतलब एक नॉन पोलर। सबसे पहले तो ये कि आपको एटलीस्ट बेसिक लेवल का नॉन पोलर मॉलिक्यूल तो पता होना चाहिए, आगे जाए आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह जितनी भी चीज़ें। और आपको एक और बात बता दूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन H2O में, ये H2O जो मैंने बनाया है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी लग रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन किसी न किसी कंपाउंड जिसमें FON है उसमें से O के साथ कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या हो सकता है, एग्जाम्पल हो सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एग्जाम्पल हो सकता है पोलर की। अगर मैं इसकी बात करूं तो एक बेसिक सा नॉन पोलर मॉलिक्यूल ले लो जो कि है Cl2, H2, O2, N2। ये सब क्या है, ये सब ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो कि बिल्कुल होमो एटम्स कंटेन करते हैं, मतलब दोनों के दोनों एटम्स क्या है, सेम है। जिनके एटम्स सेम होंगे वो आपस में फोर्स लगाएंगे और उनका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। आप सबको पता है, तो आपको पता है इवन नंबर कैंसिल आउट्स। ओके, यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है, ऑड नंबर कैंसिल नहीं कर सकती अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में इनमें से कोई भी एक एग्जांपल आप लिख सकते हो। ओके, आगे बात करते हैं। तीसरा होगा हमारा, अब आयन के साथ जितनी भी बातें थी वो हो गई, डाइपोल को पकड़ते। एक तो हो सकता है डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक डाइपोल लो, डाइपोल का क्या था, H बॉन्डिंग को ही ले लो आप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दूसरा, ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंड्यूस्ड डाइपोल एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जैसे Cl2 ले लिया आपने, और क्या है इतना हार्ड। दूसरा, आप और क्या क्या कर सकते हो, जैसे डाइपोल का एक फीचर ले सकते हो और इंड्यूस्ड डाइपोल का एक फीचर। तो फोर्थ फीचर क्या होगा, डाइपोल में क्या क्या आ जाएंगे,
Cl2 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 और Cl2 के बीच में एक फोर्स हो सकता है, तो इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है। या फिर कोई डिफरेंट एटम्स भी इसमें आ सकते हैं, जैसे Cl2 एंड H2, ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है ना, जिसमें Cl2 और H2 अलग अलग टाइप के बॉन्डिंग शो कर रहे हैं। अच्छा, एक होगा हमारा इंड्यूस्ड डाइपोल। इस नॉन पोलर को यहाँ पे लिखो, यहाँ पे आप लिखो इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है ना। इंड्यूस्ड और इंड्यूस्ड को मैं इधर ही लिख देती हूँ, डाइपोल। ओके, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ का एग्जाम्पल क्या होगा, नॉन पोलर का इस्तेमाल करें। आई थिंक मैंने यहाँ पे नॉन पोलर का इस्तेमाल कर दिया, तो एक्सट्रीमली सॉरी है। यहाँ पे उनका एग्जाम्पल लिख दो, इसको डी मत समझ लेना, इसको Cl2 है, हाँ। और यहाँ पे इसको मिटा देना क्योंकि डाइपोल बोला गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, जैसे H2O ले लिया आपकी। अच्छा, NH3 में होता है क्या, NH3 भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। ऐसे डाइपोल जो एग्जांपल्स होंगे वो इनका देखो, ये आप खुद भी निकाल सकते हो। अब आपको पता चल गया कि डाइपोल क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है, तो इस तरह से आप एग्जांपल्स को जस्टिफाई कर सकते हो। तो दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं उस टर्म की, उस फॉर्मूले की जो आप हर किसी को पता है। अगर आप नीट का एग्जाम या जेईई का एग्जाम क्लियर ना भी करो तो भी आपके दिमाग से ये फॉर्मूला कभी नहीं जाएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले का नाम है PV = nRT। तो हेडिंग लगाइए नोट्स बी, और इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। भले ही आपको इस फॉर्मूले का नाम पता हो या ना हो, फॉर्मूला जरूर याद रहेगा आपको। तो इसका हेडिंग लगाइए आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलता है आपको, ठीक है ना, ये चीज समझो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बोलता है, ये एक ऐसा गैस है जो सारे के सारे लॉस को फॉलो करता है। लॉस कौन कौन से मैं जरूर बताऊंगी, इसी के जस्ट बाद बताऊंगी कि क्या क्या लॉज है। यहाँ पे 3 लॉज आपको पढ़ने को मिलेंगे, वो तीनों लॉज बताऊंगी मैं। पहले तो ये समझ लो कि इसका मतलब क्या है। वो सारे के सारे लॉस को फॉलो तो करता है, और सारे कंडीशंस में, किस कंडीशंस में, सारे कंडीशन में। कौन कौन से कंडीशन, एक टेम्परेचर, एक तो प्रेशर जैसे कंडीशन में भी वो सारे के सारे लॉस को अगर कोई गैस फॉलो कर लेता है तो उस गैस को आइडियल गैस का नाम घोषित कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो आइडियल गैस को सर्टिफाई होने के लिए एक गैस को क्या करना पड़ता है, आइडियल गैस को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। क्या फॉलो करना पड़ता है, ऑल द लॉज, सारे के सारे जितने भी कानून हैं जो कि लॉयर्स ने दिए हमारे, कोई बात नहीं, इनके लॉयर्स के भी बारे में बात करेंगे इसके बाद, ठीक है ना। फॉलोज ऑल द लॉज अंडर ऑल द कंडीशंस, जितने भी कंडीशन है उन सारे कंडीशंस पे। यहाँ पे मैंने PV = nRT थोड़ा ऊपर लिख दिया, ठीक है ना। अंडर ऑल द कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये सारे कंडीशंस की भी बात करेंगे और जितने भी लॉयर्स ने हमको लॉस दिए उनकी भी बात करेंगे। बिफोर दैट आपको ये पता होना चाहिए P का मतलब क्या होता है, प्रेशर होता है, और इसमें से आप में से सबको पता है। और V का मतलब वॉल्यूम, वेलोसिटी मत मान लेना। N का मतलब मोल्स। R के बारे में थोड़ा ज़्यादा बात करेंगे अभी। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, मतलब ये एक कांस्टेंट टर्म है। और N भी कभी कभी हम कांस्टेंट ले ही लेते हैं, ठीक है ना। और क्योंकि N का कोई काम नहीं है, N भी एक नंबर ही है, नंबर ऑफ मोल्स ही है। और अगर टेम्परेचर की बात करूँ तो यहाँ पे टेम्परेचर इसका क्या आ जाता है, T का मतलब टेम्परेचर। तो देखो अब R के 3 फॉर्मूले होते हैं, R को आप 3 जगह पे इस्तेमाल करोगे, और ये चीज़ आपको थर्मोडायनेमिक्स में या कोई भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आपको दिख जाएगी। ये चीज़ मुझे इंट्रोडक्शन में बता देनी चाहिए थी, पर आपको R का मतलब पता नहीं चलता अगर मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती तो R के 3-4 फॉर्मूलेज होते हैं, वैल्यूज होती है, ठीक है ना। तो क्या होती है, सबसे पहले होती है 2 0.0831 और एक है 8.314, मतलब इसी को यहाँ पे लिखिए। देखो एक है ये वाला टर्म, ये पता है टर्म कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जब आपको कैलोरीज के बारे में पूछा गया हो, कैलोरी पर मोल केल्विन,
देखो पर मोल केल्विन जो है ना, डिवाइड के बाद जो मोल केल्विन है ना, ये हर एक जगह पे क्या है, कॉमन है, तो सब में ऐसा लिख दो। पर यहाँ पे जिसमें डिफरेंस दिख जाएगा वही पी वैल्यूज आप पुट कर दोगे। मैं आपको इसलिए याद नहीं करवा रही क्योंकि ये चीज़ जो है ना, ये मोस्ट ऑफ द मैक्सिमम क्वेश्चन में दिया होता है, कभी कभी आपको याद करने की जरूरत पड़ जाती है, पर 99% ऑफ द केसेस के क्वेश्चंस में आपको ये चीज़ देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाला टर्म जो है ना, ये अगर 1% क्वेश्चन आ भी गया ना, तो ये वाला टर्म पे क्वेश्चन आ जाता है मोस्टली, तो ये आपको याद वैसे भी हो जाएगा कि आर की वैल्यू 2 रखनी है अगर कैलोरीज दी हुई है। क्या कैलोरीज के केस में आपको 2 याद रखनी है। और अगर आपको लीटर एटम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लीटर एटम दिया हुआ है, तो आपको 8.314 याद रखना है। और अगर आपको जूल दिया हुआ है, जूल, तो आपको ये याद रखना है। तो ये हो जाएंगे हमारे जितने भी लॉस, मतलब आइडल गैस की मतलब पूरी सूचना। अच्छा, तो यहाँ पे आपको 3 लॉयर्स के बारे में मैंने बताया, 3 लॉयर्स के बारे में, चलो इसको मैं रब कर देती हूँ, आप इसको लिख लो, फिर मैं इनके 3 लॉयर्स के बारे में बात करूंगी। तो दोस्त अब बात करेंगे क्या, लॉयर्स लेयर्स लिख रही थी मैं, लॉयर्स ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। मतलब एक इक्वेशन बना या ना बना, लॉयर्स अपने आप में हाजिर हो गए कि मुझे लॉयर बनाओ। तो ऐसे ही 4 लॉयर्स चमक के उठे। 4 में से हम 3 लॉयर्स की बात करेंगे क्योंकि एक लॉयर की बात हमने कहाँ पे कर ली थी, फर्स्ट चैप्टर में कर ली थी, मोल कॉन्सेप्ट में। उसमें भी, इसमें भी हम तीसरा लॉयर की जो बात करेंगे ना, वो भी हमने पहले मोल कॉन्सेप्ट में क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। तो चलो बात करते हैं उन 3 लॉयर्स के बारे में। पहला लॉयर कौन है, पहले लॉयर का नाम है बॉयल। कौन, बॉयल। बॉयल नाम से आपको क्या पता चल रहा है, बॉइलिंग। किसी भी चीज को अगर आप बॉयल करोगे तो वो चीज आपको क्या पता चल रहा है, मतलब बॉइलिंग क्यों हो रही है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो बॉइलिंग हो रही है, तो मतलब बॉयल जो नाम है वो टेम्परेचर से ली गई है, ऐसे आप याद कर सकते हो। वैसे लॉयर का नाम है ये बॉयल, ओके, ऐसा मजाक मत उड़ाया करो। क्या नाम है, BOYLE, बॉयल्स लॉ, ओके। तो बॉयल्स लॉ किससे रिलेटेड है, टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो मतलब यहाँ पे टेम्परेचर को क्या किया जाता है, कांस्टेंट किया जाता है। तो टेम्परेचर करते हैं, इसका नाम ही हमने कांस्टेंट कर दी, ठीक है ना। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब क्या, ठीक है, बाद में बात करेंगे। पहले जितने भी लॉयर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ आपसे। दूसरा है हमारा चार्ली, जो कि हैप्पी न्यू ईयर मूवी में था। तो कुछ वैसा ही यहाँ पे भी एक नाम है जो है चार्ल्स। एक और चार्ल्स नाम का साइंटिस्ट है जो बहुत फेमस है हमारे केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में भी, वो है चार्ल्स डार्विन, है ना। डार्विन वैसे बायोलॉजी में फेमस है, चार्ल्स यहाँ पे नहीं, डेल्टन फेमस है यहाँ पे केमिस्ट्री में, डार्विन यहाँ पे, चार्ल्स डार्विन नाम का भी है, वो बायोलॉजी में फेमस है। ये जो चार्ल्स है इसमें वेलोसिटी नहीं वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तीसरा है हमारा, देखो अब ये वॉल्यूम जो कांस्टेंट है, ये आप में से बहुत बच्चों को याद नहीं भी रह सकती है, तो इसको याद करने का एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। देखो PV = nRT है, PV = nRT है, और मैंने आपको क्या बताया, इन दोनों टर्म को वैसे भी हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि इनको हम लोग ऑलमोस्ट कांस्टेंट, मतलब क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ही और इसको भी हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान के ही चलते हैं। तो बचे क्या, P, V और T। V और T के बारे में हमने बात कर ली, तो अभी बच गया हमारा प्रेशर। तो जो प्रेशर है वो किस में कांस्टेंट होता है, एवोगाड्रो लॉ में। क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। और आप मुझे एक बात बताओ, जब हम लोगों ने एवोगाड्रो लॉ पढ़ा था वहां पे भी हमने बताया था एट कांस्टेंट टेम्परेचर। गेल-लुजैक्स लॉ पढ़ा था, वहां पे भी हमने पढ़ा था एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, पढ़ा था कि नहीं। तो इससे क्या घोषित हो जाता है कि एवोगाड्रो लॉ में टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर तो यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पे तो हम एवोगाड्रो में नहीं ले सकते, तो एट कांस्टेंट प्रेशर क्या हो जाता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाता है, जो कि मेरे को आपको बाद में बताना चाहिए था पर मैंने अभी बता दिया क्योंकि मुझे सेंटेंस कंप्लीट करने को कुछ मिल नहीं रहा था। तो आप लिखे एवोगाड्रो लॉ। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रेशर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। अगर आप ये दोनों टर्म याद कर पाए, क्योंकि टेम्परेचर का नाम तो इसने ले लिया बॉयल ने कि मैं हूं लॉयर इसका, तो तुम इसमें नहीं आ सकते, उसने ये बोल दिया, तो एवोगाड्रो ने प्रेशर को ही कांस्टेंट मान लिया, ओके।
बच जाता है हमारा अगर प्रेशर यूज हो चुका है, टेम्परेचर यूज हो चुका है, तो वो बचा कौन? वॉल्यूम, जिसको हमने चार्ली को दे दिया हमारे। ठीक है, तो अब बात करते हैं, जब कांस्टेंट नाम आ जाता है तो ये तीनों लॉयर्स बोलना क्या चाहते हैं इस कांस्टेंट टर्म से? ये बोलना चाहते हैं कि जब मैं PV = nRT वाला फॉर्मूला लिखती हूँ, तब जो भी कांस्टेंट टर्म है ना, उसको अपने नज़रों से दूर कर लो। क्या कर लो? अपने नज़रों से दूर कर लो। और जो नॉन कांस्टेंट टर्म्स है उनको क्या करना? डायरेक्टली और इनवर्स प्रोपोर्शनल, मतलब उसमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा दो। यही बात की गई है। क्या की गई है? अब मान लो कि पहले की अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि nRT, T भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, N भी कांस्टेंट, ये इसकी टर्म की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? इस पूरे टर्म को मैं कांस्टेंट बता दूंगी, तो कांस्टेंट को मैं K से रिप्रेजेंट करती हूँ और PV इधर आ जाएगा। और अगर इस कांस्टेंट को मेरे को प्रोपोर्शनलिटी करनी है तो क्या करनी पड़ेगी मुझे? P = 1/V, और ये भी होगा यहाँ पे, और इस K को हटाते वक्त मेरे को यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का पूरा ध्यान रखना है। मतलब कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, V 1/V। ये इसका लॉ हो गया। ठीक है ना? दूसरे लॉ की बात करते हैं, V कांस्टेंट। क्या करना? अब इसी इक्वेशन को लेंगे, इस इक्वेशन में मेरे को V कांस्टेंट करना है, मतलब कि सारे के सारे कांस्टेंट को उस तरफ भेज दो। P/T = nR/V, और ये पूरा टर्म क्या है? कांस्टेंट है, तो यहाँ पे मैं K लिख दूंगी। और टेम्परेचर को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, और इस K को अगर मैं हटाऊंगी तो क्या हो जाएगा? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। से क्या पता चलता है कि P टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलो, ये भी पता चल गया। आगे बात करते हैं, प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये आप खुद भी एक बार ट्राई करके देखो, है ना, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया किस तरह से आपको रिलेशंस पता करनी है। आपको P को कांस्टेंट लेके चलना है, तो बचेगा क्या? वेलोसिटी और वेलोसिटी बोल रही हूँ मैं, वॉल्यूम को बार बार, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर। और आपको दिख ही रहा है कि दोनों एक ही न्यूमरेटर में है ना, तो वेलोसिटी, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पे हमारे लॉयर्स की पूरी व्याख्या खत्म होती है। पर आपको ना कभी भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है ना, ऐसे बता दिया रिलेशन, ऐसे नहीं होते, क्योंकि मैं जेई की भी टीचर हूँ और केमिस्ट्री नीट की भी टीचर हूँ। तो मैं आपको प्रॉपरली ये बताना चाहती हूँ कि आप इतने ही रिलेशन मत देखो। अब मैं आपको 6 ग्राफ लेके आऊँगी, और ग्राफ को किस तरह से सॉल्व करते हैं उसका भी मैं एक समाधान लेके आऊँगी, किस तरह से अप्रोच करते हैं ग्राफिकल क्वेश्चंस को यूजिंग दीज लॉज, है ना। उन टाइप के क्वेश्चंस को अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में रिप्रेजेंट करूंगी, ठीक है ना। तो आप एक काम करो, इस चीज को अच्छे से नोट कर लो, मैं अभी लेके आती हूँ। तो दोस्तों, मैं स्टार्टिंग में आपको 3 ग्राफ लेके आई हूँ, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी, और बाद में मैं और 3 ग्राफ लेके आऊंगी। उन ग्राफ का इस्तेमाल आप खुद करोगे एज एन होमवर्क, ठीक है ना, अप्लाई करोगे आप। तो कैसे करना है ध्यान दो। देखो, तो आपको मैं क्या कराऊंगी, यहाँ पे अप्रोच करवाऊंगी ग्राफ से। तो यहाँ पे आप हेडिंग लगाइए, अप्रोच टू सॉल्व ग्राफिकल क्वेश्चंस। देखो, ऐसे ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेगी, आप पता ही नहीं कर पाओगे कि इसमें से आपको कभी कभी आपको पूछा क्या जाएगा। पहली बात तो ये आपको पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा प्रेशर ज्यादा है, मतलब अरेंज करो इसको असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे P4 ग्रेटर देन P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1, या फिर लेस देन ग्रेटर देन, इस तरह से आपको कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा। तो आपको किस तरह से इसको अप्रोच करना है, उस टाइप के क्वेश्चंस को मैं अभी डील करने के लिए सिखाऊंगी आपको, कैसे डील करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको कैसे डील करना है आपको बताती हूँ मैं। देखो, ध्यान दो, यहाँ पे आपको 2 कंडीशंस क्या याद होने चाहिए। क्या 2 कंडीशंस, अभी आपको लिख के बताऊंगी किस तरह से करना है। तो पहला कंडीशन क्या है, ये लाइंस दिख रही है ना, ये लाइंस, इनको मैं बोलती हूँ लाइंस ऑफ ग्राफ या फिर ग्राफिकल लाइंस, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको पहले मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। पहले आपको क्या करना है, आपको देखना है कि जितने भी ग्राफ के लाइंस है, ठीक है ना, उन सारे के सारे ग्राफ की लाइंस जो कि है टेम्परेचर के बेसिस पे, यहाँ पे टेम्परेचर के बेसिस पे, वहाँ पे प्रेशर के बेसिस पे, तो ये किसी के प्रोपोर्शनल है भी क्या नहीं, इसका कोई रिलेशन है भी क्या नहीं एक्स और वाई एक्सिस के साथ। तो इसके हमको क्या निकालनी है, प्रोपोर्शनलिटी रिलेशनशिप बिटवीन वाई और एक्स एक्सिस के, ठीक है ना। तो अगर इसका किसी के साथ रिलेशन है तो उसको पकड़ लो अपने जहन में और बाकी को कांस्टेंट घोषित कर दो। क्या बोला, एक को पकड़ लो और बाकी को कांस्टेंट मान लो।
मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है, टेम्परेचर का रिलेशन देखना है। ओके, तो टेम्परेचर PV, अच्छा आपको मैं रिकमेंड करूंगी आप इनवर्स प्रोपोर्शनल वाले रिलेशंस मत देखो, आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले रिलेशन देखो, सो दैट आप डायरेक्टली आंसर निकाल पाओ। पता है कैसे? देखो PV = nRT होता है कि नहीं? आपको क्या करना है, देखने की टेम्परेचर का रिलेशन किसके साथ, P के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साथ है या फिर V के साथ है। अगर आप देखोगे तो टेम्परेचर जो है वो P और V दोनों के साथ है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कि जो टेम्परेचर, अगर मैं प्रेशर को यहाँ पे कांस्टेंट भी मान लूँ, मान लो कि आप वेलोसिटी नहीं, वॉल्यूम को टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल घोषित कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, जो जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या है, आपने इसको इग्नोर कर दिया, मतलब आपने इसको कांस्टेंट मान लिया कुछ पल के लिए। क्या किया? कुछ पल के लिए आपने इसको कांस्टेंट मान लिया और आपने बताया कि अब ये दोनों अभी रिलेशनशिप में है, इससे वो अभी थोड़ा दूर हो चुका है। तो मैंने क्या किया, प्रेशर को कांस्टेंट ले लिया। तो ये हमारा सेकंड स्टेप होगा। पहले तो आपको रिलेशनशिप निकालनी है, हो सकता है दोनों भी प्रोपोर्शनल हो सकते हैं डायरेक्टली, तो अगर कोई, तो किसी एक को कंसिडर कर लो, या तो प्रेशर को कंसिडर कर लो या तो वॉल्यूम को। मैंने कहा कि आप प्रेशर को कांस्टेंट मान लिया और दूसरे को क्या करो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिग्नल लगा के आप क्या करो, यहाँ पे एक को कांस्टेंट कर दिया मैंने, यहाँ पे एक पर्टिकुलर लाइन ली और एक कांस्टेंट की लाइन खींच दी। इस सब को क्या पता चलेगा, यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम्स होती है हर एक की, है ना। तो यहाँ पे जहाँ पे भी टकरा रही है ये लाइंस, यहाँ पे आप मार्क कर दो डॉट्स, और जब इसको आप V के साथ कनेक्ट करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि T1 V1 के इक्वल है, T2 V2 के इक्वल है और T3 V3 के इक्वल है, और V3 की वैल्यू V2 के वैल्यू से ज़्यादा है, V2 की वैल्यू V1 से ज़्यादा है। आपको भी पता है जितना इस तरफ जाओगे उतनी V की वैल्यू बढ़ेगी, तो मतलब V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1, और यहाँ पे T1 इज ग्रेटर देन, देखो अगर V3 ग्रेटर है तो आप मुझे बताओ V क्या है, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर V3 ग्रेटर होगा तो T3 ग्रेटर होगा, और अगर इनवर्स प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होता तो क्या होता, अगर V3 ग्रेटर होता तो T1 ग्रेटर होता। तो यहाँ पे सेम वैसा ही एज इट इज टेम्परेचर लिख के ऐसा लिख दो, बस यही चीज मैं बताना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, आपको अभी समझ में नहीं आया, मैं एक और अप्रोच बता दूंगी, मतलब अप्रोच तो एक ही बताऊंगी, बस इसको वापस इन दोनों पे भी अप्लाई करके बताऊंगी। तो पहले तो आप लिख लो अपने नोट्स में, क्या लिखो, यहाँ पे स्टेप 1 लिखो, क्या लिखना है आपको, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में रिलेशन आपको निकालना है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में, लाइंस ऑफ ग्राफ, ये ग्राफ की लाइंस है ना, लाइंस ऑफ ग्राफ एंड एक्स या फिर वाई एक्सिस से, एक्स और वाई एक्सिस से। जब आप इनके रिलेशनशिप निकाल लेते हो, इसका मतलब क्या है, मीन्स एक्स लाइंस ऑफ ग्राफ अब देखो मैंने क्या बोला आपको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला कंसीडर करने के लिए, तो आप कंसीडर करना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिससे अगर आपको V3 मिल जाए तो आप T3 को बस उसके साथ ऐड करते रहो। देखो आपने डायरेक्टली आंसर को लिख लिया, ऐसे लिखा था आपने, पर अगर इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन होता ना तो आपको ऐसा लिखना पड़ता, V3 V2 V1 था, ऐसे T1 T2 T3 लिखना था, मतलब जस्ट इसका उल्टा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, और यहाँ पे आपको डायरेक्टली ऐसे लिखना पड़ रहा है। तो ये है जो चीज़ मैं बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पे ध्यान देना, मीन्स लाइंस ऑफ ग्राफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विच एक्सिस, कौन से एक्सिस के प्रोपोर्शनल है। ओके, थोड़ा और क्लियरिटी के साथ मैंने दूसरे लाइन में बताया सेंटेंस के साथ। ओके, आगे बात करते हैं, हमको फिर क्या करना है, जब हमको पता चल गया कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो किसी एक को कंसिडर कर लो, जो कि हमने पहले केस में देखा। आगे के केसेस में ऐसा आई होप नहीं मिलेगा शायद, क्योंकि ठीक है बाद में बात करेंगे उसकी। दूसरे की क्या बात करेंगे, स्टेप 2, मेक द, क्या करना है, मेक द अदर टर्म, मतलब जो टर्म हमने नहीं लिया, या फिर मेक द नॉन प्रोपोर्शनैलिटी टर्म, जिसको हमने नहीं घोषित किया,
कांस्टेंट। ठीक है ना, इसको भी मैं बताती हूँ अच्छे से। मतलब कि अभी हमने वेलोसिटी को वॉल्यूम को लिया, हमने वॉल्यूम को टेम्परेचर के साथ कनेक्ट कर दिया, तो अब बचा क्या? प्रेशर। प्रेशर भी तो था, पर हमने क्या किया, अब एक को ले लिया रिलेशनशिप में, दूसरे को हम कैसे ले सकते हैं? तो उसको हमने कांस्टेंट मान लिया, क्योंकि उसको मानना ही था। अगर एक कांस्टेंट नहीं लेंगे तो हम आगे सॉल्व कैसे करेंगे? कोई बात नहीं, अभी आपको मैं आगे की 2 अप्रोच बताऊंगी, उसको सॉल्व करके बताती हूँ। देखो यहाँ पे आपको बताती हूँ कैसे किया हमने यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम का इस तरह का रिलेशनशिप है, PV = nRT है, पर मैंने V को 1/v लिखा है, तो मतलब यहाँ इसको या मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ, ऐसा रिलेशनशिप है। और मैंने क्या बताया आपको, टेम्परेचर को देखना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है वो। तो पहला स्टेप क्या है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकालनी है। देखो टेम्परेचर जो है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है तो। ठीक है ना, क्या दिख रहा है आपको? वो वॉल्यूम के इन्वर्सली 1/वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये दोनों एक ही डिनोमिनेटर में। अगर इसको मैं यहाँ पे लेके आऊंगी तो ये नीचे आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा, है ना, अगर मैं इसको नीचे लेके आऊंगी तो। पर अभी ये यहाँ पे है, और अगर मैं यहाँ पे भी लेके आऊंगी तो इन्वर्स रिलेशन दिख रहा है, और मुझे क्या चाहिए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन। तो कौन जीता यहाँ पे? प्रेशर जीता। तो प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो प्रेशर को मैं रखूंगी, मतलब कंसिडर करूंगी। तो 1/v को मैं क्या कर दूंगी? कांस्टेंट कर दूंगी स्टेप 2 में, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट। तो मैंने मान लिया ये वाली रेखा जिसमें तीनों लाइंस आ रही है, इस रेखा को मैंने कांस्टेंट मान लिया, ये यहाँ पे कांस्टेंट रह गया। तो यहाँ पे आपको डॉट्स कनेक्ट करने, और फिर यहाँ पे आपको P1, P2 और P3 दिख जाएंगे। और आपको भी पता है जितना आप ऊपर जाओगे उतना प्रेशर बढ़ेगा, तो मतलब P1 = P2 > P3। और अगर आपको पता है कि प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, तो T1 > T2 > T3। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है, समझ गए? ओके, यहाँ का मैंने शायद लिखा नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था? V3 > V2 > V1, और यहाँ पे आपको क्या बताया था? अगर V3 ग्रेटर होगा तो T3 ग्रेटर होगा। यहाँ पे आपको टेम्परेचर देखना ही नहीं है, आपको जस्ट इसका रिलेशन देख के जस्ट टेम्परेचर को उस तरह से अरेंज कर देना है, बस इतनी सी बात है। आगे इसकी बात करते हैं हम प्रेशर की, ठीक है ना। ओके, प्रेशर की अगर मैं बात करूं, हाँ, तो प्रेशर की मैं बात करूं तो देखो अब क्या आ रहा है। देखो अब मैं इसको हटा देती हूँ, ये क्योंकि ये इस तरह से डिनोट किया हुआ था। देखो V और T, P और T क्या देखना है आपको? P और T देखना है, P और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशन में। और P और V को अगर आप देखोगे तो P और V, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा थोड़ा बड़ा करके बता देती हूँ, PV = nRT। तो अब देखो प्रेशर को देखना है कि किसके साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देख के पता चल रहा है, पर प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम को इधर आना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा, तो हमको क्या कंसीडर करना है? टेम्परेचर को। तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया उसको हम कंसीडर करेंगे, और जो नहीं हुआ उसको हम कांस्टेंट बोल देंगे। तो कौन नहीं हुआ था? ये, तो मतलब ये हो जाएगा कांस्टेंट। एक ऐसी रेखा क्रिएट करो जिसमें चारों लाइंस कट के निकले, ये वाली लाइन, मतलब इस लाइन को मैं कांस्टेंट घोषित कर देती हूँ। अब देखना किस तरह से टेम्परेचर निकलेगा। यहाँ पे डॉटेड लाइंस क्रिएट कर दो। जब आपने डॉट्स क्रिएट कर दिए तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? T1, इसको बोलते हैं T2, इसको बोलते हैं T3 और इसको बोलते हैं T4। और आपको पता है जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है इस तरफ और उतना टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब T4 > T3 > T2 > T1। और वैसे ही आपको पता है कि टेम्परेचर P प्रोपोर्शनल है, देन P4 P3 P2 और P1। इस तरह से आपका कंप्लीट होता है ग्राफिकल क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका। कोई बात नहीं, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आए तो मैं आपको 2-3 ग्राफ और एक्स्ट्रा एज अ होमवर्क प्रोवाइड कर देती हूँ, सो दैट आप उसको सॉल्व करके देख लें। तो दोस्तों अब हम आ